हेलो स्टूडेंट्स, आज का यह वीडियो कक्षा 8 विज्ञान के लिए है। इस वीडियो में हम 100 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू पर चर्चा करेंगे। सारे क्वेश्चंस काफी इम्पॉर्टेंट हैं, इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना जरूरी है। आइए शुरू करते हैं। ईंधन के ऊष्मीयमान का मात्रक है। ऑप्शन है किलोजूल प्रति किलोग्राम, किलोजूल, किलोजूल किलोग्राम या जूल। किसी ईंधन का ऊष्मीयमान किलोजूल प्रति किलोग्राम में व्यक्त किया जाता है। ज्वलनशील पदार्थ का ज्वलन ताप होता है। ऑप्शन है बहुत अधिक, बहुत कम, मध्यम या इनमें से कोई नहीं। ज्वलनशील पदार्थ का ज्वलन ताप बहुत ही कम होता है। ये कम तापमान पर ही आग पकड़ लेता है, जैसे कि पेट्रोल, एलपीजी इत्यादि। श्वेत फास्फोरस वायु के संपर्क में आने मात्र से ही जल उठता है। इस प्रकार के दहन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिया गया है तीव्र दहन, श्वेत दहन, विस्फोट या इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार के दहन को श्वेत दहन कहा जाता है। विद्युत उपकरणों में लगी आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक है जल, रेत, पेट्रोल या कार्बन डाइऑक्साइड। विद्युत उपकरणों में लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जल विद्युत का चालन कर सकता है, जिससे व्यक्ति को जोर का झटका लग सकता है। इसीलिए विद्युत उपकरणों में लगी आग को बुझाने का सबसे अच्छा उपाय है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। वायुमंडल में कौन सी प्रदूषक गैस अम्लीय वर्षा का कारण बनती है? दिया गया है सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड काफी हानिकारक होते हैं, क्योंकि ऐसे प्रदूषक गैस वर्षा जल के साथ मिलकर अम्ल बनाते हैं और यह अम्ल फिर वर्षा जल के साथ धरती पर आ पहुंचती है, जिससे अम्लीय वर्षा कहा जाता है। यानी अम्लीय वर्षा का कारण है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। इस प्रकार सही जवाब है उपर्युक्त दोनों। निम्न में से कौन सा ईंधन सबसे कम प्रदूषणकारी है? ऑप्शन दिया गया है पेट्रोल, डीजल, लकड़ी या सीएनजी। सीएनजी सबसे कम प्रदूषणकारी ईंधन है। निम्न में से कौन सा ईंधन पदार्थ ज्वाला का निर्माण नहीं करता है? ऑप्शन है मोमबत्ती, कोयला, लकड़ी या लकड़ी का कोयला। इन सारे ऑप्शन में से मोमबत्ती, कोयला और लकड़ी को जलाने से ज्वाला का निर्माण होता है, लेकिन लकड़ी के कोयले का दहन से ज्वाला नहीं बनता है। लकड़ी का कोयला होता क्या है? जब किसी लकड़ी के टुकड़े को गर्म किया जाता है तो इसमें मौजूद वाष्पशील पदार्थ वाष्पीकृत होकर उड़ जाते हैं। बाद में जो बचा हुआ भाग होता है उससे लकड़ी का कोयला कहा जाता है। जब इसका दहन कराया जाता है, क्योंकि इसमें वाष्पशील पदार्थ नहीं होता है, इसीलिए यह ज्वाला का निर्माण नहीं करता, अर्थात यह बिना ज्वाला का ही दहन करता है। वनोन्मूलन के क्या कारण है? दिया गया है कृषि भूमि प्राप्त करना, घरों एवं कारखानों का निर्माण, फर्नीचर एवं ईंधन के लिए लकड़ी प्राप्त करना या उपर्युक्त सभी। वृक्षों की कटाई यानी जंगलों की कटाई को ही हम वनोन्मूलन कहते हैं। वृक्षों की कटाई इसलिए की जाती है ताकि कृषि भूमि प्राप्त हो सके। हम अपने घर और कारखाने का निर्माण करने के लिए भी जंगलों की सफाई करते हैं। इसी प्रकार फर्नीचर और ईंधन प्राप्ति के लिए भी हम वृक्षों की कटाई करते हैं। यानी वनोन्मूलन का जो कारण है वह है उपर्युक्त सभी। पौधों व जंतुओं के लिए सुरक्षित क्षेत्र कौन से हैं? दिया गया है वन्य जंतु अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र या उपर्युक्त सभी। पौधों और जंतुओं को सुरक्षित रखने के लिए कुछ विशेष क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं। ये क्षेत्र वन्य जंतु अभयारण्य भी हो सकते हैं
राष्ट्रीय उद्यान भी हो सकते हैं या फिर जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र भी हो सकते हैं। अर्थात सही जवाब ऑप्शन घ उपरोक्त सभी। पृथ्वी का वह भाग जिसमें जीवन पाया जाता है क्या कहलाता है? ऑप्शन है स्थल मंडल, जैव मंडल, जल मंडल या वायुमंडल। पृथ्वी का वह भाग जिसमें जीवन पाया जाता है जैव मंडल कहलाता है। जीवन स्थल मंडल में, जल मंडल में और वायुमंडल में पाया जाता है। अर्थात स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल जैव मंडल के ही भाग हैं। वनोन्मूलन से वायुमंडल में किसका स्तर बढ़ता है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन का, प्रदूषण का या ताप का। वनोन्मूलन अर्थात वृक्षों की कटाई, इसके कारण वायुमंडल में किसका स्तर बढ़ता है? चूंकि हम जानते हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं ये वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अवशोषण करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। इसीलिए अगर वनों की कटाई होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण पौधे कम कर पाएंगे, जिसका मतलब ये हुआ कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का स्तर बढ़ेगा। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से क्या होता है? ऑप्शन है ग्लोबल वार्मिंग, वर्षा, सर्दियों का मौसम, इनमें से कोई नहीं। अगर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ेगी तो यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऊष्मा को कैद करके रखती है, जिसके कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होगी और पृथ्वी के तापमान में इसी वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जाना जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग होगी। वह विशाल आरक्षित क्षेत्र जहां पर्यावरण के संपूर्ण संगठकों का संरक्षण हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, आरक्षित क्षेत्र या जैव मंडल। सही जवाब होगा राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान में पौधे का संरक्षण होता है, वन्य जंतु का होता है या फिर किसी भी प्रकार के प्राकृतिक संपत्ति का संरक्षण होता है। सही जवाब ऑप्शन ख राष्ट्रीय उद्यान। निम्न में से किसके द्वारा रेड डाटा बुक प्रकाशित किया गया है? ऑप्शन दिया गया है WWP, IUCN, UNO या फिर BSI। सही जवाब है IUCN। इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। रेड डाटा बुक का प्रकाशन यही संस्थान करती है। पौधों को भोजन बनाने के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं और भोजन के निर्माण के लिए वे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। सही जवाब कार्बन डाइऑक्साइड। वह स्थान जहां वन्य प्राणियों को कृत्रिम आवास में रखा जाता है क्या कहलाता है? दिया गया है वन्य प्राणी अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र या चिड़ियाघर। चिड़ियाघर एक ऐसा स्थान होता है जहां वन्य प्राणियों को कृत्रिम आवास में रखा जाता है। निम्न में से कौन सा वनोन्मूलन का परिणाम नहीं है? ऑप्शन दिया गया है प्रदूषण में वृद्धि, प्राकृतिक असंतुलन, वर्षा में वृद्धि या भूमि की उर्वरता में कमी। सही जवाब है वर्षा में वृद्धि। वनों की कटाई यानी वनोन्मूलन से प्रदूषण में वृद्धि होती है, प्राकृतिक असंतुलन होता है, भूमि की उर्वरता में कमी होती है, लेकिन वर्षा में वृद्धि नहीं बल्कि वर्षा में कमी आती है। इसलिए सही जवाब ऑप्शन ग वर्षा में वृद्धि। बाघ परियोजना का क्या उद्देश्य है? दिया गया है बाघों को चिड़ियाघर में रखना, बाघों का संरक्षण, बाघ मुक्त जंगल या बाघों का शिकार। बाघ परियोजना का उद्देश्य है हमारे देश में बाघों का संरक्षण करना। जीवों का वह समूह जो एक दूसरे से अंतर्जनन करने में सक्षम होते हैं क्या कहलाते हैं?
ऑप्शन है प्रजाति, वनस्पति जात, प्राणी जात या नस्ल। प्रजाति जीवों का ऐसा समूह है जो एक दूसरे से अंतर्जनन करने में सक्षम होते हैं। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है वनस्पति जात, प्राणी जात, प्रजाति या जंतु। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी पेड़ पौधों को वनस्पति जात कहा जाता है। मरुस्थलीकरण क्या है? ऑप्शन है मरुस्थल में वृक्ष लगाना, उर्वर भूमि का मरुस्थल में परिवर्तित होना, मरुस्थल का उर्वर भूमि में परिवर्तित होना या इनमें से कोई नहीं। जब उर्वर भूमि मरुस्थल में परिवर्तित हो जाती है तो इसी को मरुस्थलीकरण कहा जाता है। नष्ट किए गए वनों को पुनर्स्थापित करने को क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिया गया है वृक्षारोपण, वन संरक्षण, पुनर्वन रोपण या वनोन्मूलन। काटे गए वृक्षों के बदले उन स्थानों पर नए पौधे लगाना पुनर्वन रोपण कहलाता है। वृक्षों की कटाई से मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन दिया गया है मृदा की उर्वरता कम हो जाती है, मृदा की जल धारण क्षमता कम हो जाती है, मृदा अपरदन होता है या फिर उपरोक्त सभी। अगर वनों की कटाई की जाए, वृक्षों की कटाई की जाए तो ऐसी परिस्थिति में मृदा की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है, साथ ही साथ मिट्टी की जल धारण क्षमता में भी कमी आ जाती है, मिट्टी का कटाव होता है यानी मृदा अपरदन होता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन घ, उपर्युक्त सभी। वह पुस्तक जिसमें संकटापन्न जीवों का रिकॉर्ड रखा जाता है कहलाता है ग्रीन डाटा बुक, रेड डाटा बुक, ब्लैक डाटा बुक या ब्लू डाटा बुक। रेड डाटा बुक उस तरह के पुस्तक हैं जिसमें संकटापन्न जीवों का रिकॉर्ड रखा जाता है। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतुओं को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है वनस्पति जात, प्राणी जात, प्रजाति या वनस्पति। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी प्रकार के जंतुओं को सम्मिलित रूप से प्राणी जात कहा जाता है। नर और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? ऑप्शन है युग्मनज, परागन, निषेचन या इनमें से कोई नहीं। लैंगिक जनन की स्थिति में नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संलयित होकर एक कोशिका का निर्माण करते हैं। इस संलयन को निषेचन के नाम से जाना जाता है। जो जंतु सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया गया है जरायुज, अंडप्रजक, युग्मनज या गर्भाशय। वैसे जंतु जो सीधे ही एक विकसित शिशु को जन्म देते हैं उन्हें जरायुज जंतु कहा जाता है। लैंगिक जनन में भाग लेते हैं। ऑप्शन है 2 नर जंतु, 1 नर एवं 1 मादा जंतु, 2 मादा जंतु या इनमें से कोई नहीं। लैंगिक जनन में 1 नर एवं 1 मादा भाग लेते हैं। जब एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन हमारे पास हैं लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, निषेचन या संलयन। जनन का ऐसा प्रकार जिसमें केवल एक ही जनक जनन की क्रिया में भाग लेते हैं और नए जीव को जन्म देते हैं, जनन का ऐसा प्रकार अलैंगिक जनन कहलाता है। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके कहलाता है। ऑप्शन दिया गया है गर्भाशय, संलयन, गर्भ या निषेचन। भ्रूण की एक अवस्था ऐसी होती है जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके, जैसे हाथ, कान, आंख, नाक इत्यादि। भ्रूण की इस तरह की अवस्था को ही गर्भ के नाम से जाना जाता है। कोशिका के सामान्य संगठक किसमें पाए जाते हैं? ऑप्शन दिया गया है शुक्राणु,
अंडाणु, युग्मक या जनन। शुक्राणु एक कोशिकीय संरचना है, अर्थात यह केवल एक कोशिका का बना होता है। कोशिका के सामान्य संगठक शुक्राणु में पाए जाते हैं। अंडे देने वाले जंतु क्या कहलाते हैं? ऑप्शन दिया गया है जरायुज, अंडवृजक, युग्मनज या उत्सर्जन। वैसे जंतु जो अंडे देती है उन्हें अंडप्रजक जंतु कहा जाता है। निम्न में कौन सा अंडप्रजक जंतु है? दिया गया है मेंढक, छिपकली, मुर्गी या उपर्युक्त सभी। वैसे जंतु जो अंडे देती हैं उन्हें अंडप्रजक जंतु कहा जाता है। इन सारे ऑप्शन में से मेंढक, छिपकली और मुर्गी ये तीनों ही अंडे देती है, अर्थात सभी अंडप्रजक जंतु है। इस प्रकार सही जवाब होगा ऑप्शन घ, उपर्युक्त सभी। एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या होती है। ऑप्शन दिया गया है 1, 2, 3 या 4। लैंगिक जनन में एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक आपस में संलयित होकर युग्मनज का निर्माण करते हैं। इसमें दोनों के केंद्रक यानी नर युग्मक के केंद्रक और मादा युग्मक के केंद्रक आपस में संलयित होकर केवल एक केंद्रक का निर्माण करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि युग्मनज में केवल एक ही केंद्रक होता है। वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है कहलाता है। ऑप्शन है आंतरिक निषेचन, बाह्य निषेचन, संलयन या कृत्रिम निषेचन। जब निषेचन मादा के शरीर के अंदर होता है तो इस तरह के निषेचन को आंतरिक निषेचन कहा जाता है। आंतरिक निषेचन का उदाहरण देखने को मिलता है मनुष्य में, कुत्ता में, बिल्ली में इत्यादि में। टेडपोल का वयस्क में परिवर्तन क्या कहलाता है? ऑप्शन है निषेचन, मुकुलन, रोपण या कायांतरण। मेढक के जीवन चक्र में अंडा से टेडपोल बनता है और यह टेडपोल बाद में वयस्क में परिवर्तित हो जाता है। टेडपोल का वयस्क में परिवर्तित होने की क्रिया कायांतरण कहलाता है। बाह्य निषेचन होता है। दिया गया है मेंढक में, गाय में, मनुष्य में या बकरी में। इन सारे ऑप्शन में से गाय, मनुष्य और बकरी में आंतरिक निषेचन होता है, जबकि मेंढक में बाह्य निषेचन होता है। मुर्गी के बच्चे को क्या कहते हैं? पिल्ला, चूजा, कुक्कुट या बिलोटा। मुर्गी के बच्चे को चूजा कहा जाता है। शुक्राणु होता है बहुकोशिकीय, अकोशिक, एकल कोशिका या इनमें से कोई नहीं। शुक्राणु एकल कोशिका होता है। मादा जननांग है। ऑप्शन दिया गया है वृषण, गर्भाशय, सेशन या शुक्रवाहिनी। इन सारे ऑप्शन में से वृषण, सेशन और शुक्रवाहिनी नर जननांग है, जबकि गर्भाशय एक मादा जननांग है। निम्न में किसके अंडे कवच से ढके नहीं होते हैं? ऑप्शन दिया गया है मुर्गी, मेढक, गाय या कुत्ते। मेढक के अंडे कवच से ढके हुए नहीं होते हैं। आंतरिक निषेचन होता है। नर शरीर के बाहर, मादा शरीर के बाहर, नर शरीर के अंदर या मादा शरीर के अंदर। निषेचन की क्रिया जब मादा के शरीर के अंदर होता है तो इसे आंतरिक निषेचन कहा जाता है। मनुष्य में मादा युग्मक कहलाता है। दिया गया है अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज या इनमें से कोई नहीं। मनुष्य में मादा युग्मक को अंडाणु कहा जाता है। वृषण द्वारा उत्पन्न युग्मक है। ऑप्शन दिया गया है परागकण, शुक्राणु, डिंब या अंडाणु। नर जनन अंग में वृषण होते हैं और यह नर युग्मक का उत्पादन करता है। नर युग्मक को शुक्राणु कहा जाता है।
प्रजाति की निरंतरता के लिए आवश्यक है। ऑप्शन दिया गया है पाचन, प्रजनन, श्वसन या उत्सर्जन। पृथ्वी पर प्रजाति की निरंतरता के लिए प्रजनन आवश्यक है। शुक्राणु कैसे होते हैं? ऑप्शन है सूक्ष्म, छोटे, बहुत सूक्ष्म या छिन्न। शुक्राणु बहुत सूक्ष्म होते हैं। मानव भ्रूण का रोपण कहाँ होता है? ऑप्शन है गर्भाशय में, अंडवाहिनी में, वृषण में या अंडाशय में। मानव में भ्रूण का रोपण गर्भाशय में होता है। विखंडन विधि से जनन करने वाले जंतु हैं। ऑप्शन दिया गया है अमीबा, पैरामीशियम, उपरोक्त दोनों या हाइड्रा। अमीबा और पैरामीशियम में द्विखंडन विधि द्वारा जनन होता है। इसमें कोशिका दो भागों में बढ़ जाती है और दो नए संतति का उत्पन्न होता है, यानी सही जवाब होगा उपरोक्त दोनों। अलैंगिक जनन की विधि है। ऑप्शन है बीजाणु द्वारा, मुकुलन द्वारा, द्विखंडन द्वारा या उपरोक्त सभी। अलैंगिक जनन बीजाणु द्वारा भी हो सकता है, मुकुलन विधि द्वारा भी हो सकता है और द्विखंडन विधि द्वारा भी हो सकता है, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन घ उपरोक्त सभी। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। ऑप्शन दिया गया है लिस्मानिया में, प्लाज्मोडियम में, ईस्ट में या अमीबा में। हमने पढ़ा है कि हाइड्रा में मुकुलन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है, लेकिन इसमें दिए गए ऑप्शन में हाइड्रा नहीं है। लेकिन ईस्ट एक कोशिकीय जीव होते हैं जिसमें भी मुकुलन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है, जैसे कि हाइड्रा में होता है। मुर्गी अंडे के ऊपर क्यों बैठती है? ऑप्शन है उष्मायन के लिए, द्विखंडन के लिए, आराम करने के लिए या मुकुलन के लिए। मुर्गी अंडे देती है और इन अंडों के ऊपर मुर्गी बैठती है। इसके बैठने के पीछे कारण है उष्मायन के लिए। किस जीव में मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है? दिया गया है बैक्टीरिया, पैरामीशियम, अमीबा या हाइड्रा। हाइड्रा में मुकुलन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है। किसी व्यक्ति के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन दिया गया है प्रोटीन, विटामिन, संतुलित आहार या खनिज। व्यक्ति के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित आहार आवश्यक है। संतुलित आहार में सभी प्रकार के पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में मौजूद होते हैं। किशोरावस्था में व्यक्ति में किसका विकास होता है? ऑप्शन है मानसिक, बौद्धिक, संवेदनात्मक या उपरोक्त सभी। किशोरावस्था में व्यक्ति में मानसिक, बौद्धिक और संवेदनात्मक विकास होता है, इसलिए सही जवाब ऑप्शन घ उपरोक्त सभी। निम्न में जनन अंग है। दिया गया है वृषण, अंडाशय, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। वृषण नर जनन अंग है जबकि अंडाशय स्त्री जनन अंग है, इसलिए सही जवाब ऑप्शन ग उपरोक्त दोनों। किशोरावस्था की उम्र क्या है? 0 से 6 वर्ष, 6 से 10 वर्ष, 11 से 19 वर्ष या इनमें से कोई नहीं। मनुष्यों में किशोरावस्था की उम्र 11 से 19 वर्ष है। लड़कों के गले में उभरा हुआ भाग कहलाता है। ऑप्शन है लैरिंक्स, एडम्स एप्पल या कंठमणि, थायराइड या इनमें से कोई नहीं। किशोरावस्था में लड़कों के गले में स्थित स्वर यंत्र विकसित होकर बड़ा हो जाता है, इसे एडम्स एप्पल या कंठमणि कहते हैं। किशोर को क्या कहते हैं? दिया गया है युवा, वयस्क, टीनेजर्स या यौवन। किशोर को टीनेजर्स कहा जाता है। किस अवस्था में मनुष्य के शरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं?
दिया गया है बाल अवस्था में, किशोर अवस्था में, यौवन अवस्था में या प्रौढ़ अवस्था में। किशोर अवस्था में मनुष्य के शरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं। 10-11 वर्ष से लेकर 18 या 19 वर्ष तक की अवधि को किशोर अवस्था कहा जाता है। निम्न में कौन नर जनन हार्मोन है? दिया गया है एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, पीयूष हार्मोन या इनमें से कोई नहीं। टेस्टोस्टेरोन नर जनन हार्मोन है। यह वृषण के द्वारा उत्पादित होते हैं। अपने आप में संतुलित भोजन कौन सा है? ऑप्शन है दूध, चावल, दाल या सब्जियां। दूध अपने आप में एक संतुलित भोजन है क्योंकि इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में मौजूद होते हैं। स्त्रियों में होने वाले मासिक रक्तस्राव चक्र की सामान्य अवधि क्या है? ऑप्शन है 22 दिन, 14 दिन, 35 दिन या 28 दिन। स्त्रियों में मासिक रक्तस्राव चक्र की सामान्य अवधि 28 दिन है। इनमें से कौन से परिवर्तन यौवनारंभ के दौरान नहीं होते हैं? ऑप्शन दिया गया है शारीरिक लंबाई में वृद्धि, गौण लैंगिक लक्षणों का विकास, एडम्स एप्पल का दिखना या रजोनिवृत्ति। 45 से 50 वर्ष की उम्र में महिलाओं का जो मासिक रक्तस्राव की चक्र है यह रुक जाती है। इसे ही रजोनिवृत्ति कहा जाता है। अर्थात यौवनारंभ के दौरान रजोनिवृत्ति नहीं होते हैं। सही जवाब ऑप्शन घ। यौवनारंभ के साथ ही पौरुष हार्मोन स्रावित होता है। इससे क्या कहते हैं? दिया गया है एस्ट्रोजन, एड्रेनालिन, टेस्टोस्टेरोन या इनमें से कोई नहीं। टेस्टोस्टेरोन एक पौरुष हार्मोन है जिसके स्राव होने से यौवनारंभ के लक्षण दिखाई देते हैं। निम्न में कौन सा गुणसूत्र शिशु का लिंग नर निर्धारित करता है? दिया गया है XY, YY, XX या इनमें से कोई नहीं। नर शिशु का लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र हैं XY। किशोरावस्था में किसका स्राव बढ़ जाता है? दिया गया है श्वेत ग्रंथियों का, तेल ग्रंथियों का, उपर्युक्त दोनों का या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। किशोरावस्था में श्वेत और तेल ग्रंथियों का स्राव बढ़ जाता है जिसके कारण चेहरे पर फुंसियां और मुहासे आ सकते हैं। इस प्रकार सही जवाब होगा ऑप्शन ग, उपर्युक्त दोनों का। पीड़ित मां से उसके शिशु में किसके द्वारा HIV हो सकता है? भोजन द्वारा, दूध द्वारा, शारीरिक संपर्क द्वारा या वायु द्वारा। एक एड्स पीड़ित मां से उसके शिशु में भी HIV का संक्रमण हो सकता है और यह दूध द्वारा होता है। निम्न में से कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोत्तम है? चिप्स और नूडल्स, रोटी, दाल व हरी सब्जियां, चावल और बर्गर, शाकाहारी टिक्की। एक किशोर के लिए सबसे अच्छा भोजन है रोटी, दाल व हरी सब्जियां। नशीले पदार्थ कौन से है? ड्रग्स, शराब, तंबाकू या उपर्युक्त सभी। ड्रग्स, शराब और तंबाकू ये सारे नशीले पदार्थ के उदाहरण हैं। सही जवाब उपर्युक्त सभी। थायरॉक्सिन के उत्पादन के लिए जल में किसकी उपस्थिति आवश्यक है? सोडियम, आयोडीन, लोहा या मैग्नीशियम। थायरॉक्सिन के उत्पादन के लिए आयोडीन आवश्यक है। इसीलिए जल में रहने वाले जीवों के लिए थायरॉक्सिन उत्पादन के लिए जल में आयोडीन का होना अति आवश्यक है। किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तनों को कौन नियंत्रित करता है? हार्मोन, ग्रंथि, पीयूष या टेस्टोस्टेरोन। किशोरावस्था में होने वाले विभिन्न परिवर्तनों के लिए हार्मोन उत्तरदायी होते हैं। अर्थात हार्मोन ही विभिन्न प्रकार के परिवर्तन को नियंत्रित करते हैं। लोह प्रचुर खाद्य पदार्थ कौन से हैं? हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़ और संतरा, आंवला या उपर्युक्त सभी।
दिए गए सारे ऑप्शन में लोहा प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए उपरोक्त सभी। मनुष्य की कोशिका के केंद्रक में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? 22 जोड़े, 23 जोड़े, 24 जोड़े या 25 जोड़े? मनुष्य की कोशिका के केंद्रक में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। शिशुओं को किसके दूध से संतुलित भोजन मिलता है? गाय, भैंस, मां या बकरी? शिशुओं को उनके मां के दूध से संतुलित भोजन प्राप्त होता है। ग्रंथियों की अधिक क्रियाशीलता के कारण व्यक्तियों में क्या होता है? चेहरे पर प्रभाव, फुंसियां, मुहासे या उपरोक्त सभी? किशोरावस्था में ग्रंथियों की अधिक क्रियाशीलता के कारण व्यक्तियों के चेहरे पर प्रभाव पड़ता है, साथ ही साथ चेहरे पर फुंसियां और मुहासे भी आ सकते हैं, इसलिए सही जवाब उपरोक्त सभी। कौन सी कोशिकीय संरचना शिशु के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है? कोशिका द्रव्य, केंद्रक, प्लाज्मा झिल्ली या गुणसूत्र? कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्र होते हैं और यही गुणसूत्र में लिंग निर्धारण के संदेश छिपे हुए होते हैं। HIV क्या है? विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ या कीटाणु? HIV एक प्रकार का विषाणु यानी वायरस है। पेशीय बल को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया गया है असंपर्क बल, संपर्क बल, दाब या घर्षण। मांसपेशियों द्वारा लगाया गया बल को पेशीय बल कहा जाता है। जब किसी वस्तु पर पेशीय बल लगाया जाता है तो यह मांसपेशियों द्वारा लगाया जाता है। इसके लिए वस्तु का संपर्क में होना आवश्यक है, इसलिए पेशीय बल को संपर्क बल कह सकते हैं। दो सतहों के बीच संपर्क के कारण कौन सा बल उत्पन्न होता है? ऑप्शन दिया गया है पेशीय बल, चुंबकीय बल, घर्षण बल या दाब। घर्षण बल एक ऐसा बल है जो दो सतहों के बीच संपर्क के कारण उत्पन्न होता है। आवेशित वस्तुओं के मध्य लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दिया गया है संपर्क बल, स्थिर विद्युत बल, चुंबकीय बल या अस्थिर विद्युत बल। दो आवेशित वस्तुओं के मध्य लगने वाले बल को स्थिर विद्युत बल कहा जाता है। समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण होता है, जबकि असमान आवेशों के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है। कोई वस्तु किस बल के कारण पृथ्वी में गिर जाती है? दिया गया है अपकर्षण, अभिकर्षण, गुरुत्वाकर्षण या इनमें से कोई नहीं। पृथ्वी सभी वस्तुओं पर बल लगाती है और अपनी ओर खींचती है। इस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। स्थिर विद्युत बल किस प्रकार का बल है? ऑप्शन दिया गया है चुंबकीय बल, संपर्क बल, असंपर्क बल या घर्षण बल। दो आवेशित वस्तुओं के मध्य लगने वाले बल को स्थिर विद्युत बल कहा जाता है। यह बल दो वस्तुओं का आपस में संपर्क में रहे बिना ही लगता है, अर्थात यह एक असंपर्क बल का उदाहरण है। हमारे मांसपेशियों द्वारा लगने वाले बल को क्या कहते हैं? ऑप्शन है पेशीय बल, घर्षण बल, चुंबकीय बल या स्थिर बल। मांसपेशियों द्वारा लगने वाले बल को पेशीय बल कहा जाता है। वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है, उसे कौन सा बल कहते हैं? ऑप्शन है संपर्क बल, चुंबक बल, दाब या गुरुत्व बल। पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल जो सभी वस्तुओं पर लगता है उसे गुरुत्व बल कहते हैं। बल का उपयोग किस चीज में होता है? उठाना, खेलना, धक्का देना या उपरोक्त सभी? किसी वस्तु को उठाने में, खेलने में या धक्का देने में हमें बल लगाना पड़ता है।
यानी सही जवाब होगा ऑप्शन घ उपरोक्त सभी। कील के नुकीले सिरे का क्षेत्रफल इसके शीर्ष की अपेक्षा कैसा होगा? दिया गया है ज्यादा, कम, बराबर या समान। कील के नुकीले सिरे का क्षेत्रफल इसके शीर्ष की अपेक्षा कम होता है। कम क्षेत्रफल के कारण दाब का मान अधिक होता है, जिसके कारण कील आसानी से लकड़ी के तख्ते में धंस जाते हैं। किस बल के कारण नदियों में पानी नीचे की ओर बहता है? दिया गया है दाब, घर्षण, गुरुत्व या चुंबक। पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है, इसीलिए सभी वस्तुएं ऊपर से नीचे की ओर गति करती है। नदियों में पानी नीचे की ओर बहता है क्योंकि पानी पर गुरुत्व बल कार्य करता है। निम्नलिखित बलों में कौन सा संपर्कित बल यानी कि संपर्क बल है? ऑप्शन दिया गया है गुरुत्व बल, चुंबकीय बल, घर्षण बल या स्थिर विद्युत बल। इन सारे ऑप्शन में से गुरुत्व बल, चुंबकीय बल और स्थिर विद्युत बल असंपर्क बल का उदाहरण है, क्योंकि इस बल के लगने में वस्तुएं आपस में संपर्क में नहीं होते हैं। लेकिन घर्षण बल तभी लग सकता है जब वस्तुएं आपस में संपर्क में हो। दो सतहों के मध्य आपसी संपर्क के कारण ही घर्षण बल लगता है, अर्थात घर्षण बल एक संपर्कित बल का उदाहरण है। निम्न में किसका मात्रक न्यूटन है? ऑप्शन है दाब, बल, भार या इनमें से कोई नहीं। बल का मात्रक न्यूटन है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? ऑप्शन हमारे पास है घर्षण, पेशीय बल, अपकर्षण या दाब। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहा जाता है। कौन बर्तनों की दीवार पर दाब डालते हैं? दिया गया है गैस, द्रव, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। जब किसी बर्तन में गैस या द्रव को भरा जाता है तो यह बर्तन की दीवार पर दबाव डालते हैं, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ग उपरोक्त दोनों। द्रवों द्वारा लगाया गया दाब गहराई बढ़ने से कम होता है, समान रहता है, बढ़ता है या द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है। जब किसी बर्तन में द्रव को भरा जाता है तो यह द्रव बर्तन की दीवार पर दबाव डालती है और यह दबाव गहराई बढ़ने के साथ साथ बढ़ती रहती है। कुएं से पानी खींचना कैसा बल है? ऑप्शन दिया गया है अपकर्षण, अभिकर्षण, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। खिंचाव बल को अभिकर्षण कहा जाता है। जब किसी वस्तु को खींचा जाता है तो इस प्रकार के बल को अभिकर्षण कहा जाता है, लेकिन धक्का देने की बल को अपकर्षण कहते हैं। दाब का मात्रक है। ऑप्शन दिया गया है पास्कल, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, पास्कल अथवा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या फिर इनमें से कोई नहीं। दाब का जो मात्रक है वह पास्कल है या फिर इसे न्यूटन प्रति वर्ग मीटर भी कहते हैं, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ग पास्कल अथवा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। बल का केवल परिमाण होता है, केवल दिशा होती है, परिमाण और दिशा दोनों होती है या इनमें से कोई नहीं। बल एक ऐसी भौतिक राशि है जिसकी दिशा भी होती है और परिमाण भी होती है, यानी सही जवाब ऑप्शन ग। कील के नुकीले सिरे को लकड़ी के तख्ते में ठोकने से क्या उत्पन्न होता है? ऑप्शन हमारे पास है घर्षण, संपर्क, पर्याप्त दाब या गुरुत्व।
कील का एक सिरा नुकीला होता है, जिसके कारण इसके सतह का क्षेत्रफल कम होता है। क्षेत्रफल कम होने के कारण दाब अधिक उत्पन्न होती है और इसी पर्याप्त दाब के कारण ही लकड़ी के तख्ते में इसे ठोकने से या आसानी से धंस जाते हैं। बल के कौन कौन से रूप हैं? ऑप्शन दिया गया है अभिकर्षण, अपकर्षण, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। जैसा कि हम जानते हैं कि बल को दो रूपों में व्यक्त किया जा सकता है, खींचना या धक्का देना। खींचने की क्रिया अभिकर्षण कहलाती है, जबकि धक्का देने की क्रिया अपकर्षण कहा जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बल के दो रूप हैं, अभिकर्षण और अपकर्षण। इस प्रकार से जवाब होगा ऑप्शन ग, उपर्युक्त दोनों। शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाता है, इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? दिया गया है गुरुत्व बल, स्थिर विद्युत बल, घर्षण बल या चुंबकीय बल। जब किसी कंघी को सूखे बालों पर चलाया जाता है तो कंघी और बाल दोनों ही आवेशित हो जाते हैं और इसी आवेश के कारण ही बाल बिखर जाता है और यह बल स्थिर विद्युत बल कहलाता है। दरवाजे को धक्का देने पर कैसा बल लगता है? दिया गया है अभिकर्षण, अपकर्षण, गुरुत्वाकर्षण या इनमें से कोई नहीं। धक्का देने की क्रिया अपकर्षण कहलाता है। वायु द्वारा लगाए गए दाब को क्या कहते हैं? वायुमंडल, वायुमंडलीय दाब, वातावरण या वायुदाब। वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से हमने 100 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू पर चर्चा किया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखकर बताएं। साथ ही अगर अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल साइंस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई वीडियोज़ के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुँच सके। स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय।